Hello and welcome to this class of linear algebra. I am रफ़ीक अहमद. पिछले वीडियो में हमने LI और LD वेक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और आज भी इस वीडियो में भी हम LI और LD वेक्टर्स के ही कुछ एग्जांपल्स और करने जा रहे हैं। तो आज हम जो पहला एग्जांपल ले रहे हैं वो है अल्फ़ा 1 प्लस आयोटा कॉमा 2 आयोटा, अल्फ़ा 2 1 प्लस आयोटा। ये दो वेक्टर्स हैं। जाहिर है कि दो कंपोनेंट वाले वेक्टर स्पेस V2 के वेक्टर्स हैं। हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो दोनों वेक्टर हैं, अगर वेक्टर स्पेस V2 ओवर द फील्ड R के वेक्टर्स माने जाएं तब तो ये LI होंगे, और अगर इन्हें वेक्टर स्पेस V2 ओवर द फील्ड C के वेक्टर्स माने तो ये LD होंगे। यानी जो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर स्पेस है वो इस तरह का है। V2 में दो कंपोनेंट वाले वेक्टर्स होंगे, सेट ऑफ वेक्टर्स AB सच दैट A एंड B बिलोंग टू C। ये देखें, बिलोंग टू C, यानी इस वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर्स होंगे उनके दोनों कंपोनेंट्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, पर्टिकुलरली रियल भी हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। तो ये तो है V2। अब ये वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड R, और ये ही वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड C ऑल्सो। जब हम ओवर द फील्ड R कह रहे हैं तो स्केलर्स जो लेने होंगे वो रियल नंबर्स लेने होंगे, और जब हम इस वेक्टर स्पेस को वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड C कह रहे हैं तो जो स्केलर कोफिशिएंट्स लिए जाते हैं वो C के कोई भी एलिमेंट लिए जा सकते हैं। तो ये दोनों वेक्टर अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 दो कंपोनेंट वाले वेक्टर्स हैं, वेक्टर स्पेस V2 के हैं। अब फील्ड अगर R माना जाए तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर्स LI होंगे, और फील्ड अगर C माना जाए तो हमें प्रूव करना है कि ये ही दोनों वेक्टर्स LD होंगे। मतलब वेक्टर्स वही हैं, वेक्टर स्पेस V2 में जो सेट है V2 वो वही है, लेकिन उसका फील्ड बदल जाने से ये वेक्टर्स LI थे LD हो जाएंगे। इस तरह का ये एग्जांपल है। प्रूफ पर आए। पहले हम इसको, इन दोनों वेक्टर्स को वेक्टर स्पेस V2 ओवर द फील्ड R के एलिमेंट्स मानकर चलें। यानी इस समय V2 का जो क्षेत्र है वो R है। इसका मतलब जो स्केलर गुणांक हम लेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए वो R के अवयव लिए जाएंगे। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स इस वेक्टर स्पेस में LI हैं। तो तरीका वही होगा, हम इन दोनों वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के बराबर मानकर और ये जानने का प्रयास करेंगे कि दोनों गुणांक जो ले रहे हैं उनके मान 0 0 ही पॉसिबल हैं या नॉन ज़ीरो वैल्यू भी संभव हैं। तो हमने ले लिया A एंड B बिलोंग टू R। इस प्रकार हैं कि A अल्फ़ा 1 प्लस B अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये ध्यान दें, यहाँ पर A और B हमने R में लिए हैं क्योंकि फील्ड R है। तो ये दोनों वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के बराबर मान लिए। अब हम A और B के मान निकालने का प्रयास करें कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए A और B के मान क्या हो सकते हैं। क्या 0 0 ही पॉसिबल है या अदर सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो पहले हमने अल्फ़ा 1 की वैल्यू रख दी, 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा, B एज इट इज़, ये अल्फ़ा 2 हो गया, 1 एंड 1 प्लस आयोटा बराबर 0 वेक्टर। इस वेक्टर स्पेस का 0 वेक्टर ये होगा 0 0। A अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A प्लस A आयोटा और ये 2A आयोटा। B अंदर दोनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो B और B प्लस आयोटा B।
फिर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देंगे तो कंपोनेंट वाइज ऐड हो जाएंगे। इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका फर्स्ट कंपोनेंट ऐड होकर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए आयोटा, और इसका सेकंड कंपोनेंट और इसका सेकंड कंपोनेंट ऐड हो जाएगा तो 2a आयोटा प्लस बी प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू 0 0। अब ये 2 कंपोनेंट वाला वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर है, तो ये तभी संभव है जब फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर हो और सेकंड कंपोनेंट के बराबर हो। इससे हमें ये दो इक्वेशंस आ जाती हैं। फर्स्ट कंपोनेंट ए प्लस बी प्लस ए आयोटा इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड कंपोनेंट, अब सेकंड कंपोनेंट को इस तरह से लिख दिया, रियल को पहले और इमेजिनरी पार्ट को बाद में, तो b प्लस इन दोनों से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस बी आयोटा। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी प्लस ए आयोटा इज इक्वल टू 0, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के बराबर तभी होता है जब उसके दोनों कंपोनेंट 0 हों। तो इससे दो इक्वेशंस आ जाएंगी, रियल पार्ट a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट a इज इक्वल टू 0। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 0 के बराबर है, तो इसके भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग 0 होंगे, जैसे b इज इक्वल टू 0 और इमेजिनरी पार्ट यानी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये 4 इक्वेशंस आ जाती हैं। हमें जानना था कि इन 4 इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाले a और b के मान क्या क्या संभव हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। इससे तो सीधे ही a का मान 0 और b का मान 0 आ रहा है, और ये मान इन दोनों को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन सिस्टम का एकमात्र हल a बराबर 0 b बराबर 0 है। अर्थात जब हमने अल्फा 1 अल्फा 2 वेक्टर स्पेस V2 ओवर द फील्ड R के वेक्टर्स माने और उनका एक कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के बराबर माना, तो जो दो स्केलर हैं a और b उनकी वैल्यू 0 0 ही होगी। ये यहाँ पर पता लग गया, अर्थात a इजिकल टू 0 एंड b इजिकल टू 0 अद्वितीय हल है। तो इससे सिद्ध हो गया कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 वेक्टर स्पेस V2 ओवर R के एलआई सदिश हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अब हम आते हैं इस बात पर कि जब इन दोनों वेक्टर्स को अल्फा 1 और अल्फा 2 को सदिश समष्टि V2 ओवर C के सदिश माने, यानी अब फील्ड जो है C है, और फील्ड जब C है तो जो स्केलर गुणांक हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए लेते हैं वो C के एलिमेंट लेने होंगे। तो अब हमने दो स्केलर यानी C के दो एलिमेंट्स, एक a1 प्लस आइटा b1 और एक a2 प्लस आइटा b2 इस प्रकार ले लिए कि इनसे बना इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी स्केलर a1 प्लस आइटा b1 इंटू वैक्टर अल्फा 1 प्लस स्केलर a2 प्लस आइटा b2 इंटू वैक्टर अल्फा 2 बराबर 0 वेक्टर, यानी ये कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के बराबर मान लिया। अब इस कॉम्बिनेशन के 0 वेक्टर के बराबर होने पर हमें जानना यह है कि ये जो गुणांक हैं a1 प्लस आइटा b1 स्केलर नंबर यानी कि फील्ड C का एलिमेंट और a2 प्लस आइटा b2, ये क्या 0 0 ही इनके मान संभव हैं या इनके कोई नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ भी पॉसिबल हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें और सॉल्व करके हम लीनियर इक्वेशन सिस्टम बनाएं। तो पहले स्केलर एज इट इज़ और अल्फा 1 की वैल्यू रख दी। अल्फा 1 की वैल्यू हो गई 1 प्लस आइटा 2 आइटा, इधर a2 प्लस आइटा b2 स्केलर है एज इट इज़ और अल्फा 2 जो दे रखा है वो रख दिया बराबर 0 वेक्टर। इधर ये स्केलर अंदर दोनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a1 प्लस आइटा b1 इंटू 1 प्लस आइटा ये फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा और a1 प्लस आइटा b1 इंटू 2 आइटा ये सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा। इसी तरह से इधर स्केलर a2 प्लस आइटा b2 इस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a2 प्लस आइटा b2 इंटू 1, तो वो तो a2 प्लस आइटा b2 ही आ जाएगा और a2 प्लस आइटा b2 इंटू सेकेंड कंपोनेंट 1 प्लस आइटा। फिर इधर इसको और सॉल्व कर लें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो a1 को 1 से a1 और आयोटा वाले को आयोटा वाले से करेंगे तो आयोटा b1 इंटू आयोटा, तो ये माइनस b1 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये रियल पार्ट निकलेगा और आयोटा वाले पद होंगे a1 आयोटा और प्लस b1 आयोटा, तो वही आ जाएगी। इसी तरह से 2 आयोटा को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आयोटा को आयोटा b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2b1 आ जाएगा और 2 आयोटा को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a1 आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली इधर फर्स्ट कंपोनेंट एज इट इज़ है और सेकंड कंपोनेंट में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके और लिख दिया। जो रियल टर्म आई उनको पहले लिख दिया और जो आयोटा वाली टर्म्स आई उनको बाद में लिख दिया बराबर 0 वेक्टर। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें या उससे पहले ये
एक वेक्टर है 2 कंपोनेंट वाला और ये दूसरा वेक्टर है 2 कंपोनेंट वाला, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो दोनों वेक्टर कंपोनेंट वाइज ऐड हो जाएंगे, इसका फर्स्ट कंपोनेंट प्लस इसका फर्स्ट कंपोनेंट, तो वो ये टर्म आ जाएगी। और उसमें से भी हमने रियल और इमेजिनरी अलग अलग दिखा दिए, a1 माइनस b1 और इसका a2, ये आ जाएंगे a1 माइनस b1 और a2, और ये आयोटा a1 आयोटा b1 और इसका आयोटा b2, इन तीनों में से आयोटा कॉमन, तो ये बन जाएगा a1 प्लस b1 प्लस b2 इंटू आयोटा। सिमिलरली इसका सेकंड कंपोनेंट और इसका सेकंड कंपोनेंट ऐड होगा तो उसमें रियल पार्ट तो निकलेंगे -2b1 प्लस a2 और -b2, और इमेजिनरी पार्ट निकलेगा 2a1 प्लस a2 प्लस b2, आइटा कॉमन आ जाएगा 2a1 प्लस a2 प्लस b2, और यहाँ पर आयोटा कॉमन है बराबर 0 वेक्टर। अब ये 2 कंपोनेंट वाला एक वेक्टर है जो 0 वेक्टर के बराबर है, तो ये तभी संभव होगा जब फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें 2 इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट कंपोनेंट जो है ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 के बराबर है तो इसका रियल पार्ट अलग 0 के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट अलग 0 के बराबर होगा। तो a1 माइनस b1 प्लस a2 बराबर 0 और a1 प्लस b1 प्लस b2 बराबर 0। सिमिलरली ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के बराबर है, तो इसका रियल पार्ट यानी -2b1 प्लस a2 माइनस b2 ये 0 के बराबर होगा, और इमेजिनरी पार्ट यानी 2a1 प्लस a2 प्लस b2 ये 0 के बराबर होगा। तो हमें ये 4x4 का इक्वेशन सिस्टम बन गया, लीनियर इक्वेशन सिस्टम, जिसमें कि 4 इक्वेशंस हैं और 4 ही अननोन क्वांटिटीज़ हैं, a1 b1 a2 एंड b2। अब इस इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करके हम ये देखना चाहेंगे कि क्या a1 a2 b1 b2 के मान 0 0 0 0 ही पॉसिबल है या कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू भी आ सकती है। तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन सिस्टम सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए जो सामान्य तरीका है वो अपना रहे हम। ये जो 4x4 का इक्वेशन सिस्टम है उसमें पहले हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके 3x3 का प्राप्त करेंगे। तो हम a1 को एलिमिनेट कर रहे हैं, और a1 को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, इक्वेशन 3 और 4 से पहले a1 एलिमिनेट कर दें, तो वो आसानी से समझ में आ ही जाएगा कि कैसे होगा। 3 और 4 से a1 एलिमिनेट, घटा दें, चाहे 4 में से 3 चाहे 3 में से 4, तो a1 एलिमिनेट हो जाएगा। यह आएगा 2b1 प्लस b2 माइनस a2 बराबर 0, 2b1 प्लस b2 माइनस a2 बराबर 0। इसी तरह से 3 और 6 से, इक्वेशन नंबर 3 और 6 से भी हम तीन में है a1 और यहाँ है 6 में 2a1, तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करके 6 में ऐड कर देंगे तो उससे आ जाएगा ये इक्वेशन। और 5 बिना a1 का पहले से ही है, तो इक्वेशन नंबर 5 -2b1 प्लस a2 माइनस b2 बराबर 0 को एज इट इज़ ले लिया और उसको एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह। तो हमारा प्रयास तो ये था कि हम इन 4x4 के इक्वेशन सिस्टम से एक अननोन क्वांटिटी a1 को एलिमिनेट करें, और a1 को एलिमिनेट करने के बाद 3 वेरिएबल्स में 3 इक्वेशन प्राप्त होंगी। लेकिन हुआ ये कि जब हमने 3x3 का इक्वेशन सिस्टम बनाया a1 को एलिमिनेट करने के बाद, तो ये तीनों इक्वेशंस एक जैसी बन गई। एक जैसी बन गई का मतलब जो 3x3 का इक्वेशन सिस्टम आना था, 3 इक्वेशंस 3 अननोन क्वांटिटीज़, वो 1/3 का रह गया। यानी ये तीनों इक्वेशंस एक ही इक्वेशन हैं, 2b1 प्लस b2 माइनस a2 बराबर 0। जब हमारे पास समीकरणों की संख्या से चरों की संख्या ज़्यादा होती है तो हम उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जितने चर ज़्यादा हैं उतने मान स्वेच्छ रख सकते हैं, आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ रखी जा सकती हैं। जैसे इस समय एक ही इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसका हल निकालने के लिए कोई भी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू हम स्वेच्छ रूप से कुछ भी रख सकते हैं और तीसरे की वैल्यू आ जाएगी।
समीकरणों की संख्या से चरों की संख्या जितनी ज़्यादा हो उतने मान हम स्वेच्छ रख सकते हैं। तो स्वेच्छ रूप से b1 बराबर 1 और a2 बराबर 0 लेने पर, तो b1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 0 रख देंगे तो फिर b2 की वैल्यू -2 आ जाएगी। यानी b1 बराबर 1, a2 बराबर 0 और b2 बराबर -2 इस इक्वेशन का, अर्थात इन तीनों इक्वेशंस का एक हल है। ये स्वेच्छ रूप से माना है, b1 बराबर कुछ और ले लेते तो दूसरा हल आ जाता। हम बताना चाह रहे हैं कि नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन भी है, इसलिए हमने b1 का मान नॉन ज़ीरो माना है। अब b1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 0 और b2 की वैल्यू -2 ऊपर किसी भी जो चार इक्वेशंस थे उनमें से किसी में भी रख दें, जैसे 3 में रख दें। तो इक्वेशन 3 में जब हम ये रखेंगे, ये इक्वेशन 3, तो इसमें हमें फिर a1 की वैल्यू आ जाएगी। b1 की वैल्यू 1 रख देंगे और a2 की वैल्यू 0 रख देंगे तो a1 का मान 1 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमें चारों अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यू प्राप्त हो गई दो वैल्यूज़ स्वेच्छ रखने पर। और अब ये जो मान प्राप्त हुए हैं ये उन चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, और उन चारों को सेटिस्फाई करेंगे का मतलब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बनाया था, ये वाला इक्वेशन नंबर 2, इसे भी सेटिस्फाई करेंगे। a1 b1 a2 b2 की ये वैल्यूज़ जो हमने ज्ञात की हैं वो इसे सेटिस्फाई करेंगी, क्योंकि वो इन चारों को सेटिस्फाई करती हैं, इन चारों को। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया कि अर्थात समीकरण निकाय के अनंत हल हैं, क्योंकि हमने दो मान स्वेच्छ रखे थे। उनमें से हमने केवल एक हल दिखाया है यहाँ पर जो नॉन ज़ीरो है, जिनमें से एक अशून्य हल a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, a2 बराबर 0, b2 बराबर -2 है। तो ये वैल्यूज़ या ये मान उस समीकरण 2 में रख दें। तो समीकरण 2 को अशून्य गुणांक, जो समीकरण 2 में हमने पहला गुणांक लिया था a1 प्लस आइटा b1, तो वो अब हो जाएगा a1 का मान 1 और b1 का मान 1, तो 1 प्लस आइटा। और जो सेकंड गुणांक लिया था अल्फ़ा 2 का a2 प्लस आइटा b2, तो a2 की वैल्यू 0 और b2 की वैल्यू -2, तो ये गुणांक हो जाएगा -2 आइटा। इसका मतलब ये दो गुणांक जो कि अशून्य हैं, इनसे भी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर के बराबर आ जाता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि जब हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 को वेक्टर स्पेस V2 ओवर द फील्ड C के वेक्टर्स माने तो इनका ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन भी ज़ीरो वेक्टर के बराबर आ जाता है जिसमें नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट्स हैं। और नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट्स के होते हुए लीनियर कॉम्बिनेशन अगर ज़ीरो वेक्टर के बराबर आ जाए तो वेक्टर्स एलडी होते हैं। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 वेक्टर स्पेस V2 ओवर C के एलडी वेक्टर्स हैं, और यही दो वेक्टर्स वेक्टर स्पेस V2 ओवर द फील्ड R के LI वेक्टर्स थे। तो यहाँ पर फील्ड बदलने से वेक्टर्स की नेचर बदल गई, LI से LD हो गई। एक बार फिर इस एग्जांपल के बारे में बताऊं कि यहाँ पर जब फील्ड R है तो कोफिशिएंट्स केवल रियल नंबर ही लिए जा सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, और जब फील्ड C है तो कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये बताया कि अगर कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर लेना अलाउड हो तो नॉन ज़ीरो हल भी है, और जब कोफिशिएंट्स ओनली रियल नंबर लेने हो तो नॉन ज़ीरो हल नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो ही एकमात्र हल है। इस एग्जांपल के बाद एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लें। ये एग्जांपल इस तरह से है, इसमें एक वेक्टर स्पेस है कोई, जिसमें दो सेट्स दे रखे हैं एक वेक्टर स्पेस के, S इज इक्वल टू सेट ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एंड T इज इक्वल टू, T में भी तीन वेक्टर हैं। पहला वेक्टर है अल्फ़ा 1 प्लस A1 अल्फ़ा 2 प्लस A2 अल्फ़ा 3, और दूसरा वेक्टर अल्फ़ा 2 और तीसरा वेक्टर अल्फ़ा 3। ये किसी सदिश समष्टि V ओवर F के उपसमुच्चय हैं। V ओवर F कोई भी वेक्टर स्पेस है, तो V वेक्टर स्पेस है, F उसका फील्ड है, और इस वेक्टर स्पेस के ये दो सबसेट्स हैं, दोनों में तीन तीन वेक्टर्स हैं, जिनमें से दो दो वेक्टर कॉमन भी हैं। इसका सेकंड वेक्टर अल्फ़ा 2 और थर्ड वेक्टर अल्फ़ा 3 है, इसका भी सेकंड वेक्टर अल्फ़ा 2 और थर्ड वेक्टर अल्फ़ा 3 है। फर्स्ट वेक्टर इसका अल्फ़ा है, अल्फ़ा 1 है, और इसका फर्स्ट वेक्टर जो है इन्हीं तीन वेक्टरों से बनाया हुआ एक
वेक्टर है अल्फ़ा 1 प्लस A1 अल्फ़ा 2 प्लस A2 अल्फ़ा 3, जिसमें A1 और A2 फील्ड के एलिमेंट्स हैं, जहाँ A1 एंड A2 बिलोंग टू फील्ड F। यानी ये तीनों अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 वेक्टर स्पेस V के वेक्टर्स हैं, तो इनका ये लीनियर कॉम्बिनेशन है 1 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस A1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस A2 इंटू अल्फ़ा 3। तो ये पूरा भी एक वेक्टर होगा वेक्टर स्पेस V का, जो कि इन तीन के कॉम्बिनेशन से प्राप्त किया है। तो इस समुच्चय S में तो ये तीन वेक्टर्स हैं और इस समुच्चय T में तीन वेक्टर्स हैं। दो वेक्टर दोनों में सेम है, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 इसमें भी है, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 इसमें भी है। पहला वेक्टर इसमें अल्फ़ा 1 है और इसमें पहला वेक्टर दूसरा है। तो ये एक वेक्टर स्पेस के दो सबसेट्स दे रखे हैं, तीन तीन वेक्टर्स वाले। सिद्ध क्या करना है कि अगर टी एल डी हो, यदि टी एल डी हो तो फिर एस भी एल डी होगा, ये प्रूव करना है। यदि टी एल डी है तब एस भी एल डी होगा। तो प्रूफ में हम टी को एल डी मान के चलें। मान लिया कि टी एल डी है। अब अगर टी एल डी है तो टी के एल डी होने का जो अर्थ होता है वो लगा दें। इसका मतलब है कि टी के सदिशों का ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन भी जीरो वेक्टर के बराबर होगा जिसमें तीन गुणांकों में से कम एक गुणांक शून्य होगा। तो हम कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट थ्री कोफिशिएंट्स ए बी सी बिलोंग टू फील्ड सच दैट स्केलर ए इंटू टी का फर्स्ट वेक्टर प्लस स्केलर बी इंटू टी का सेकंड वेक्टर प्लस स्केलर सी इंटू टी का थर्ड वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर होगा, जहां ये जो तीनों गुणांक हैं इनमें कम से कम एक गुणांक शून्य भी होगा। यानी कम से कम एक गुणांक शून्य के होते हुए टी के सदिशों का एक लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के बराबर आएगा, क्योंकि टी एल डी दे रखा है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो गई टी के एल डी होने से, और इसमें हमें ये जानकारी है कि ये जो ए बी और सी हैं, ये जो तीन कोफिशिएंट्स हैं, इनमें कम से कम एक शून्य अवश्य है। अब हम इस इक्वेशन एक को रीअरेंज करके और इसे इस तरह से ले लें, ए अल्फ़ा 1 अपनी जगह, फिर ए वन अल्फ़ा 2 प्लस बी अल्फ़ा 2, इन दोनों में से अल्फ़ा 2 कॉमन लेकर अल्फ़ा 2 वाला पद आ जाएगा, और ए इंटू A2 अल्फ़ा 3 प्लस सी अल्फ़ा 3, इन दोनों में से अल्फ़ा 3 कॉमन ले लेंगे तो A2 प्लस सी अल्फ़ा 3। तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। तो इस समय इक्वेशन एक में जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसे हम कह सकते थे कि टी के तीन सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन, और अब ये हो गया एस के तीन सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि स्केलर इंटू एस का फर्स्ट वेक्टर अल्फ़ा 1 प्लस स्केलर इंटू एस का सेकंड वेक्टर अल्फ़ा 2 प्लस स्केलर इंटू एस का थर्ड वेक्टर अल्फ़ा 3 बराबर जीरो वेक्टर। तो अब ये समुच्चय एस के तीन सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, जिसमें ए गुणांक है, ए वन प्लस बी वन, ए वन प्लस बी गुणांक है, और A2 प्लस सी गुणांक है, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एस के वेक्टर्स हैं। अब हम, क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि ए बी सी में से कम एक गुणांक शून्य है, तो पहले ए पर विचार करें। जो पहला गुणांक है ए, तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ए शून्य होगा या ए शून्य होगा। पहले ए शून्य होगा उस संभावना पर विचार करें कि यदि ए नॉन ज़ीरो हो, तो अगर ए नॉन ज़ीरो होगा तब हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड एस के सदिशों का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो जीरो वेक्टर के बराबर भी आ रहा है और उसमें शून्य गुणांक मौजूद है, अगर ए को शून्य माना जाए तो। और इससे सिद्ध हो गया कि एस एल डी है, क्योंकि एस के सदिशों का कॉम्बिनेशन है जिसमें शून्य गुणांक मौजूद है। तो ए को नॉन जीरो माने तब लेफ्ट हैंड साइड समुच्चय एस के सदिशों का ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसमें प्रथम गुणांक शून्य है, और इससे सिद्ध हो गया कि एस एल डी है, क्योंकि शून्य गुणांक के होते हुए अगर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के बराबर आ जाए तो उससे वो समुच्चय एल डी सिद्ध हो जाता है। तो ये तो उस संभावना पर जब ए शून्य हो, लेकिन ए शून्य भी हो सकता है, तो उस बात पर भी विचार कर लें। यदि ए शून्य हो और यदि ए बराबर जीरो हो, तो जब ए बराबर जीरो होगा तो इसमें रख दें इक्वेशन 2 में ए बराबर जीरो रख देंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू अल्फ़ा 1। यहाँ पे ए जीरो रख देंगे तो ये टर्म रह जाएगी ओनली बी इंटू अल्फ़ा 2, और यहाँ पर ए बराबर जीरो रख देंगे तो ये टर्म रह जाएगी ओनली सी इंटू अल्फ़ा 3। तो जब ए बराबर जीरो माना जाए तो इक्वेशन 2 रिड्यूस होकर इस रूप में आ जाता है। अब क्योंकि ए बी सी में से कम एक शून्य है, और अगर हम ये मान रहे हैं कि ए शून्य है तो फिर बी और सी में से कोई ना कोई शून्य होगा, और इस इक्वेशन को देखें तो ये एस के तीन सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है जो जीरो वेक्टर के बराबर प्राप्त हो रहा है, और इसमें जो तीन गुणांक हैं 0 बी और सी, इसमें से ये तो शून्य है, लेकिन बी और सी में से कम एक शून्य है, ये हमें पता है क्योंकि ए शून्य है।
तो इसका मतलब ये भी एस के सदिशों का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो जीरो वेक्टर के बराबर प्राप्त हो रहा है और जिसमें कोई ना कोई गुणांक यानी बी और सी में से कम एक गुणांक ए शून्य मौजूद है। तो ए शून्य गुणांक के मौजूद होते हुए कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के बराबर आ रहा है एस के सदिशों का। इससे सिद्ध हो गया कि एस एल डी है। तो यदि ए बराबर जीरो ना हो तब भी और ए बराबर जीरो हो तब भी दोनों ही केसेस में एस एल डी होगा। और ये एस एल डी कब सिद्ध हुआ? जब हमने ये मान लिया था कि टी एल डी है। तो अतः प्रूव हो गया कि टी के एल डी होने पर एस एल डी होता है। ये दो एग्जांपल्स एल आई और एल डी के और हुए। एल आई और एल डी के और एग्जांपल्स आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। हम इस वीडियो में यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को छोड़कर, इस चैप्टर को अब हम कंप्लीट मान रहे हैं और अगला चैप्टर बेसिस एंड डायमेंशंस प्रूव करेंगे, शुरू करेंगे। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।